चलिए आज के इस मजेदार विश्लेषण में सीधे डाइव इन करते हैं। नॉर्मल हॉरर कहानियों में क्या होता है? भूत, चुड़ैल और बस डर, राइट? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एक डरावनी भूतिया कहानी के पीछे एक बहुत ही शातिर और ठंडे दिमाग से की गई हत्या छुपी हो? आज हम हवेली की चीख की इस खौफनाक दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। इसे हम एक साधारण भूतों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की नजरों से एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री यानी एक हू डन इट की तरह डिकोड करेंगे। तो आइए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये केस जितना सीधा दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कहानी के बिल्कुल शुरू में ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वाकई इस हवेली की मौतों के पीछे कोई भड़कती हुई आत्मा है, या फिर ये एक बहुत ही चालाकी से रची गई हत्या की साजिश है, जिसे बड़ी ही सफाई से भूतों की कहानी के पीछे छुपाया जा रहा है। देखिए, जब हवेली के अंदर रहस्यमयी मौतें शुरू होती हैं, तो पूरा का पूरा गांव उसे आत्मा का इंतकाम मान लेता है। लेकिन अगर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो हर अपराध के पीछे एक बहुत ही सॉलिड मोटिव यानी मकसद होता है, और आज हम उसी छुपे हुए मकसद की तलाश करेंगे। किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला रूल क्या है? विक्टिम यानी पीड़ित को समझना। इस केस में हमारी विक्टिम है ठाकुराइन सावित्री देवी, एक बेहद अमीर लेकिन बहुत ही दयालु विधवा। उनका अपना सगा कोई नहीं था, तो उन्होंने पूरे गांव को ही अपना परिवार मान लिया था। किसी की शादी हो, कोई बीमार हो या फसल खराब हो गई हो, सावित्री देवी ने हमेशा अपनी तिजोरी के दरवाजे गाँव वालों के लिए खुले रखे। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? जिस औरत ने सबकी इतनी मदद की, असल में वो ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जिनकी आंखों में एक जानलेवा लालच पल रहा था, और यही लालच इस पूरे खौफनाक खेल का ट्रिगर बना। अब एक असली डिटेक्टिव की तरह चलिए उस अमावस्या की काली रात के क्राइम सीन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रात के ठीक 12 बजे हवेली का मेन दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ टूटता है। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसते हैं और उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है, सोना और दौलत। लेकिन ठीक 12:10 पर एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। अचानक बिजली कड़कती है और उस पल भर की रोशनी में सावित्री देवी एक हमलावर का चेहरा देख लेती हैं। वो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई बाहर का लुटेरा नहीं, बल्कि उसी गांव का एक इंसान था। पहचान खुलते ही 12:15 पर उनके सीने में चाकू घोंप दिया जाता है, और मरते मरते उनकी एक आखिरी चीख गूंजती है, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस घटना के कुछ महीनों बाद के समय पर। हवेली एकदम वीरान हो चुकी है, लोग सब भूलने लगे हैं। लेकिन क्राइम की दुनिया में कहावत है ना, तूफान से पहले की शांति। अचानक गांव में एक बहुत ही अजीब और खौफनाक पैटर्न शुरू हो जाता है। हवेली से जुड़े कुछ खास लोगों की एक एक करके बेहद रहस्यमयी हालात में मौत होने लगती है। गांव वाले तो पहले से ही डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत मान लिया कि भाई ये तो सावित्री देवी की आत्मा का श्राप है। लेकिन अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, तो ये कोई रैंडम एक्सीडेंट्स नहीं थे। ये बहुत ही क्लियर टारगेटेड मर्डर्स की एक सीरीज थी। अब जरा इस दहशत के पैटर्न को डिकोड करते हैं। अफवाहें उड़ रही थी कि एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है और पायल की आवाजें आती हैं। पहला शिकार बनता है एक शराबी, जिसकी लाश हवेली के बाहर मिलती है, और उसके चेहरे पर एक जमा हुआ खौफ था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्लू क्या है? क्लू ये है कि जो लोग मारे जा रहे थे वो कोई आम गांव वाले नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग थे जो उस मर्डर वाली रात हवेली के आसपास मौजूद थे। इसका मतलब समझ रहे हैं? कातिल, चाहे वो इंसान हो या आत्मा, उसका एक बहुत ही सटीक सस्पेक्ट प्रोफाइल था। वो सिर्फ उन्हें चुन चुन कर मार रहा था जो उस रात के जुर्म में शामिल थे। और बस ऐसे ही माहौल में एंट्री होती है हमारे लीड इन्वेस्टिगेटर की, अर्जुन। जब पूरा का पूरा गांव दहशत के मारे अपने घरों में दुबका हुआ था, अर्जुन ने इन भूत प्रेत की थ्योरीज को सिरे से नकार दिया। एक सच्चे जासूस की तरह वो जानता था कि कोई भी क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो पीछे कोई ना कोई फिजिकल एविडेंस जरूर छोड़ता है। तो अर्जुन अपना फोकस से एकदम क्लियर रखता है और सीधा उस जगह पहुंचता है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, हवेली का वो वीरान और अंधेरा तहखाना। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम हिस्से पर। तहखाने में अर्जुन को जो मिलता है वो इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। उसे वहाँ हवा में तैरती आत्माएं नहीं, बल्कि एकदम सॉलिड फिजिकल सुराग मिलते हैं। पहला सुराग, एक टूटी हुई चूड़ी जो चीख चीख कर बता रही थी कि मर्डर की रात वहाँ हाथापाई हुई थी। दूसरा, एक खून से सना हुआ कपड़ा जो उस जुर्म की क्रूरता का सीधा सबूत था।
और तीसरा, सबसे बड़ा जैकपॉट, एक पुरानी डायरी। इन सबूतों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ये मामला किसी भटकती आत्मा का नहीं, बल्कि एक बहुत ही हिंसक और इंसानी अपराध का था। सोचिए उस वक्त अर्जुन का क्या रिएक्शन रहा होगा जब उसने उस पुरानी डायरी के पन्ने पलटे होंगे। उस डायरी में सावित्री देवी की हैंडराइटिंग में एक ऐसी लाइन लिखी थी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है, मुझे अपने ही लोगों से खतरा है। ये इस पूरी मिस्ट्री का स्मोकिंग गन एविडेंस था। इस एक लाइन ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। खतरा किसी बाहरी दुश्मन से या किसी श्राप से नहीं था, बल्कि वो खतरा तो हवेली के अंदर उन लोगों के बीच पल रहा था जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अब इस पॉइंट पर आकर दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हमारे सामने आते हैं। एक तरफ वो डरा हुआ गांव था जो बिना कुछ सोचे समझे बस यही मान बैठा था कि ये एक सुपरनैचुरल श्राप है, और दूसरी तरफ था अर्जुन का एकदम शार्प लॉजिकल डिडक्शन। तहखाने में मिले उन सबूतों और डायरी के बेसिस पर अर्जुन ने एक सॉलिड कंक्लूजन निकाला कि ये कोई श्राप व्राप नहीं है, बल्कि पैसों और दौलत के लिए अपनों द्वारा ही रची गई एक खौफनाक साजिश है। लालच में अंधे हो चुके करीबियों ने हत्या की और फिर अपनी उस घिनौनी हरकत को छुपाने के लिए उसे एक भूतिया कहानी का रूप दे दिया। चलिए अब इस मिस्ट्री के फाइनल शोडाउन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे किसी क्लासिक डिटेक्टिव स्टोरी में होता है ना, जासूस सारे सस्पेक्ट्स को एक ही कमरे में इकट्ठा करता है, अर्जुन भी बिल्कुल वही करता है। वो सच्चाई उगलवाने के लिए पूरे गांव को हवेली में बुलाता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन की इस लॉजिकल पूछताछ के बीच अचानक एक असली अलौकिक शक्ति वहां प्रकट हो जाती है। हवेली के भारी दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और हर तरफ एक अजीब सा धुआं फैलने लगता है। इस बार ये कोई भ्रम नहीं था। पुलिस आमतौर पर क्रिमिनल्स से सच उगलवाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है, लेकिन यहाँ तो खौफ ही सबसे बड़ा हथियार बन गया। जैसे ही उन लोगों के सामने वो खून से लथपथ आत्मा प्रकट हुई, बचे हुए अपराधियों का सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। मौत को बिल्कुल अपने सामने खड़ा देखकर वो बुरी तरह टूट गए और आखिरकार उनके मुंह से वो डार्क कन्फेशन निकल ही गया। हमने ही उन्हें मारा था, हमें लगा था उनका अपना कोई नहीं है। उनका ये बयान साबित करता है कि उनका मकसद कितना कैलकुलेटेड और सिर्फ लालच से भरा हुआ था। और फिर आत्मा के मुंह से एक ऐसा वाक्य निकलता है जो इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल और डार्क मोमेंट है। जिस गांव को मैंने परिवार माना, उसी ने मुझे मार डाला। ये सिर्फ एक आत्मा का गुस्सा नहीं था, ये एक बहुत बड़े असीम विश्वासघात का दर्द था। इस पूरी हुडनेट मिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं था कि हत्या किसने की, बल्कि ये था कि हत्या अपनों ने ही की। ये एक ऐसा धोखा था जिसने न्याय की एक ऐसी मांग को जन्म दिया जिसे कोई इंसानी अदालत पूरी नहीं कर सकती थी। तो आइए इस इन्वेस्टिगेशन को फाइनली वाइंड अप करते हैं। जब असली अपराधियों को उनके किए की सजा मिल जाती है तो उस डरावनी हवेली में एक अजीब सी शांति छा जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही ये केस ऑफिशियली क्लोज हो जाता है। अर्जुन एक डिटेक्टिव के तौर पर इस पूरे केस का सबसे गहरा पहलू समझ चुका था। सावित्री देवी की आत्मा किसी अंधे गुस्से में पूरे गांव को तबाह नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक बहुत ही सटीक और टारगेटेड न्याय कर रही थी। उसने सिर्फ और सिर्फ उन गद्दारों को सजा दी जिन्होंने उस रात उसके पीठ में छुरा घोंपा था। इस पूरे केस को खंगालने के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर रुकते हैं जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। एक डरावनी हवेली, खून से सनी आत्मा, बंद दरवाजे, ये सब सुनने में यकीनन बहुत खौफनाक लगता है। लेकिन जब हम तहखाने में मिले उन सबूतों को देखते हैं, उस टूटी चूड़ी और डायरी को याद करते हैं, तो क्या ये सच नहीं कि इस दुनिया का सबसे भयानक राक्षस कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि इंसान के अंदर का वो लालच जो अपनों के ही सीने में खंजर घोंप सकता है। इस मर्डर मिस्ट्री ने हमें इंसानी फितरत का सबसे काला सच दिखाया है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में यही सोचिएगा कि असली राक्षस आखिर है कौन।